Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today, I am going to discuss about balanced force, unbalanced force, impulse and relation between impulse and linear momentum. And in the last, I will discuss about Newton's third law of motion. We have already discussed about the Newton's second law of motion. That law states that rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied on it, and this change takes place in the direction of force applied. मीन्स फोर्स जो अप्लाई किया जाता है वो किसके इक्वल होता है? मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. तो सेकंड लॉ की हेल्प से हमने फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा. तो किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है और ये बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोशन इन 3 डायमेंशंस, तो अप्लाइड फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग हैं, वही फोर्स के कंपोनेंट जो हैं वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो इन्हीं कंपोनेंट को देख लेते हैं. देखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट. इफ ए फोर्स अप्लाइड F imparts acceleration A to body, then its component in x, y, z axis are x, y, z axis के along फोर्स के कंपोनेंट क्या होंगे? वो होंगे, ये मैंने नोट कर रखे हैं, फोर्स के कंपोनेंट होंगे एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स along x, y, z axis. Acceleration produced in the body is A is equal to AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स का कंपोनेंट Fx है वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? AX. फोर्स का कंपोनेंट Fy जो है वो AY एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स का कंपोनेंट जो Fz है वो AZ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. इस तरह से अप्लाइड फोर्स जो है 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में कहें या डायमेंशंस में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे इफ द बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म 3 डायमेंशनल मोशन. अब 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो अकॉर्डिंगली फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, और वो मान लिया एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हैं. तो जो अप्लाइड फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो बॉडी में एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो बॉडी में वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. अब इसी को हम थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में देख लें, क्योंकि हमें मालूम है कि फोर्स क्या होता है. फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स को मैंने क्या लिखा है, देखिएगा यहां पर उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा गया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को भी 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा गया है. अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हो जाएगा एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप. तो हमें ये इक्वेशन मिली. कोफिशिएंट ऑफ आई जे के की जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है जो एफ एक्स है वो आई का कंपोनेंट है इधर, और इधर जो है आई का कोफिशिएंट जो है वो एम ए एक्स है. तो लेफ्ट में एलएचएस में आई का कोफिशिएंट एफ एक्स है और राइट साइड में आई का कोफिशिएंट एम ए एक्स है. तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर दिए तो हमें पता लगा एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स होगा. और इसको हम ए एक्स को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. एम इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एम इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी. पी एक्स क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस.
सिमिलरली यह y इज इक्वल टू जो है एम ए वाई, जब हमने जे के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है, और ये एम इंटू डी वी वाई बाई डी टी, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू एम इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन ऑफ द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये जो है पी वाई क्या है, लीनियर मोमेंटम है ऑफ द बॉडी अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड इज इक्वल टू एम इंटू डी वी जेड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी अलोंग जेड एक्सिस is equal to m into second derivative of position of the body along z axis is equal to dpz by dt। ये pz क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अलोंग z एक्सिस है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके 3 कंपोनेंट पॉसिबल हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस if body is going to perform 3-dimensional motion. The component of force along x-axis will be responsible for producing the acceleration along x-axis. Component of force along y-axis will be responsible for producing the acceleration along y-axis. Similarly, the component of force along z-axis will be responsible for producing the acceleration along z-axis in the body. तो अकॉर्डिंगली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अलोंग डिफरेंट एक्सिस भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, और ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं या फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के टर्म्स में भी लिखते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंस फोर्सेस की। हमें केवल डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सो दैट वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन द न्यूमेरिकल और इन आंसरिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस फोर्स क्या है? 2 or more forces acting simultaneously on a body are said to be balanced if they unable to change in the state of rest or uniform motion along the straight line। उन फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे, किनको? इफ they are unable to change the state of rest of the body or they unable to change the uniform motion of the body along a particular direction। मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहे होंगे तो बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करेगी। कब? जब उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाइड किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये समझना है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो निश्चित रूप से उस पर फोर्स जो लग रहे होंगे वो बैलेंस होंगे। सिमिलरली कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब उस पर भी लगने वाले फोर्स जो होंगे वो बैलेंस ही होंगे, बिकॉज बैलेंस फोर्स आर अनेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो हम दोनों तरह से समझ सकते हैं कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं वो बॉडी के स्टेट में, स्टेट वो रेस्ट पोजीशन की स्टेट हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो सकती है, दोनों में कोई चेंज नहीं लाते। एक तो ये बात हो गई। और यदि हमें गिवन है कि बॉडी रेस्ट में है तो अंडरस्टूड है कि जो बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं दे आर बैलेंस्ड। सिमिलरली यदि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब क्लियर है कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस्ड ही होंगे। और बैलेंस फोर्स का जो रिजल्ट होता है या कहें रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। यदि बॉडी पर 2 or more forces are acting
simultaneously, if they are balanced, then their resultant must be 0. मतलब नेट फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी बैलेंस फोर्स के कंडीशन में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि एक ब्लॉक है, सपोज इट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस, और इस पर एक फोर्स लगा दिया जाए, सपोज F1 is applied, another force F2 is applied in opposite direction. Magnitude of F1 is equal to magnitude of F2. Their directions are opposite, we can see from the figure. इसके अलावा इस पे फोर्स और कौन लग रहे होंगे, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, mg, और इस फ्लोर का जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। ये हम बात अभी थर्ड लॉ में करेंगे। तो देखा जाए इस पर 4 फोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, F1, F2, वेट mg एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो इनका सभी का रिजल्टेंट क्या है, 0 है, बिकॉज बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। तो बॉडी रेस्ट में पोजीशन में है, तो इन सभी फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो क्लियर है कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के इक्वल है, तो ये जो है देखिएगा F1 माइनस F2 जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। सिमिलरली mg और n भी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, n माइनस mg कहें या mg माइनस n कहें, वो भी 0 है। मतलब नेट फोर्स इस पर जो लग रहे हैं वो 0 है, मतलब सारे बैलेंस्ड हैं। यही बात हमने आगे नोट कर रखी है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टाइम एग्जांपल, लेट 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज इज 0, दे अनेबल टू मूव द ब्लॉक, सो दे आर बैलेंस्ड। अब यहां पर हमने वेट और उसकी बात नहीं की है, केवल 2 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि इक्वल हैं, तो नेट फोर्स तो 0 हो ही जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड जब इक्वल है, F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, तो ये 0 हो जाएगा इसका रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस का। और 2 अदर फोर्सेज ले लिए गए हैं, जैसा कि मैंने समझाया कि वो वेट एक्ट कर सकता है डाउनवर्ड, और इस फ्लोर का रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस तरह से 4 फोर्सेज भी हो सकते हैं, और इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। दैट इज वाई द बॉडी इज अनेबल टू चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं है, रेस्ट में होगी तो ये रेस्ट में रहेगी। सिमिलरली कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहेगी, क्योंकि उस पर भी क्या है, फोर्सेज जो लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं, मतलब उनकी नेट वैल्यू जो है 0 है। अब बात करते हैं अनबैलेंस की, जस्ट इसका अपोजिट। 2 or more forces acting simultaneously on a body are said to be unbalanced if they are able to change the state of rest or uniform motion of a body along a straight line। तो अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगेंगे तो वो बॉडी की पोजीशन स्टेट को चेंज करेंगे, मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन से उसको मोशन में लाएंगे इफ द एक्टिंग फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड। सिमिलरली इफ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिए जाएं, देन द बॉडी विल आइदर एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट। और एक्सेलरेशन तो तभी होगा कब होगा, जब उसके मोशन की डायरेक्शन में डेड फोर्स एक्ट करेगा, और बॉडी डीएक्सेलरेट होगी जब अप्लाइड फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसके मोशन के अपोजिट में एक्ट कर रहा होगा। तो यहां भी बात क्लियर है कि बॉडी यदि मोशन में आ जाए तो इसका मतलब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किए गए, और कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या डीएक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब उस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं दे आर अनबैलेंस्ड। तो हमें ये बात दोनों तरह से समझनी है। कैसे कि बॉडी
रेस्ट से मोशन में आई, इट मीन्स उस पर जो फोर्स अप्लाई किए गए वो अनबैलेंस्ड है। या कोई बॉडी एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट हो रही है, मूविंग बॉडी, तो भी हम समझ जाएं कि उस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड हैं, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, 2 or more forces acting simultaneously on a body are said to be unbalanced if they are able to change the state of rest or uniform motion along a straight line. They are able to change. The resultant of these forces will not be zero. यहाँ पर फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा. द बॉडी एट रेस्ट विल मूव, और यदि मोशन में होगी तो वो एक्सेलरेट करेगी या डीएक्सेलरेट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में भी बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देगी या फिर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी. ये बात हमें कॉन्सेप्ट वाइज समझनी है. अब बात करेंगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स. समटाइम फोर्सेज आर अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, या कहें फोर्सेज एक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, then we find the impulse. So what is the impulse? Impulse, when a large force act on a body for a short interval, then the product of the average of the total force and the time interval is called impulse. यानी जो फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ उसकी एवरेज वैल्यू को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उसको कहेंगे इम्पल्स. तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स. तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम. आई इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी. अब इसी फार्मूले के बेस पर हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं. फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा इसकी यूनिट, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड. और इसी फार्मूले के बेसिस पे डायमेंशनल फार्मूला लिख दें इम्पल्स का. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखें और उसको टाइम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स, दैट इज m/L/t-1. अब बात करते हैं कि जो इम्पल्स है इसका एक तो फार्मूला हमें मिल गया, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. दूसरा फार्मूला हमें मिलेगा जब हम फोर्स और ये इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन सेकंड लॉ से पता है. उसी के बेसिस पे हम यहाँ इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन देखेंगे, पता करेंगे. देखिए यहाँ पर सपोज किया गया कि लेट एफ बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द इम्पैक्ट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी at that time, then the according to Newton's second law force F is equal to होता है rate of change of linear momentum. तो F is equal to dp by dt. p क्या है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा F डॉट dt, F इंटू dt इज इक्वल टू dp. ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को हम गिवन टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करें तो हमें नेट इंपल्स की वैल्यू पता लग जाएगी. हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. जब फोर्स अप्लाई किया गया तो इसमें बताया गया कि P इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट दैट मोमेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. तो फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ. तो ये इक्वेशन को हम आगे इंटीग्रेट करेंगे और जिससे हमें रिलेशन पता लग जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम. देखिएगा तो F डॉट dt इज इक्वल टू dp है, F इंटू dt इज इक्वल टू dp. सपोज इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स लास्ट फॉर ए स्मॉल टाइम t, यानी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन t के लिए फोर्स अप्लाई किया गया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम p1 टू p2, जिससे कि बॉडी का मोमेंटम p1 से p2 चेंज हो गया. Therefore on integrating above equation, ये जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना है, वो t है, यानी 0 से t टाइम तक के लिए फोर्स अप्लाई किया गया था. तो जो LHS में है वो लिमिट हमारी यहाँ पर क्या है, 0 to t है.
तो 0 to t एफ डी टी, और इधर मोमेंटम है तो मोमेंटम के लिए लिमिट हो जाएंगी P1 to P2, क्योंकि मोमेंटम बॉडी का P1 से P2 हो गया है। तो अब एफ डी टी 0 to t का इंटीग्रेशन, जिससे हमें क्या मिलेगा, इम्पल्स मिल जाएगा, यानी टोटल इम्पल्स हो जाएगा ये। और इधर देखिए जब हमने dp का इंटीग्रेशन किया, dp इज इक्वल टू हो जाएगा p, और इसकी लिमिट थी P1 से P2, इंटीग्रेशन की लिमिट। तो p को रिप्लेस करेंगे P2 से पहले अपर लिमिट से, माइनस p को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। तो इस तरह से हमें RHS में राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट पुट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमें दो रिलेशन मिल रहे हैं इम्पल्स के। इम्पल्स I इज इक्वल टू एफ इंटू एफ डी टी कहें या एफ इंटू डेल्टा टी कहें, ये एवरेज फोर्स है इंटू टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो इस तरह से इम्पल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है इम्पल्स निकालने का, ये तो ए मेथड हो गया, बी मेथड है कि किसी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम हम पता करें, P2 माइनस P1 मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो भी हम इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इम्पल्स कैलकुलेट करने के जो है 2 फार्मूले हमारे पास आ जा रहे हैं। अब मान लिया कोई ग्राफ गिवन है, फोर्स टाइम का ग्राफ गिवन है, उससे इम्पल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 2 कंडीशन पॉसिबल हैं। कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स ग्राफिकल मेथड है, और फर्स्ट पार्ट है कि व्हेन अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स अप्लाइड जो है वो कांस्टेंट होगा। तो हम फोर्स और टाइम में जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कब? व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। तो जो ये ग्राफ हमें मिल रहा है ए बी, इसके अंडर का जो एरिया है, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा इम्पल्स निकालने के लिए। ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालिए, और जिससे कि हमें इम्पल्स की वैल्यू पता लग जाएगी। इम्पल्स आई इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ सी। तो जो हमें रेक्टेंगल मिल रहा है ए बी सी ओ, उसका एरिया निकाल लिया गया है। दूसरा में हो सकता है कि सिचुएशन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन इट इज वेरिएबल। तो जब वेरिएबल फोर्स होगा तो हमें ग्राफ जो है कर्व मिलेगा, उस कर्व के अंडर जितना एरिया आएगा वो इम्पल्स की वैल्यू हो जाएगी। फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, सेकेंड पार्ट है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज वेरिएबल, देन एफ टी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ विल बी ए कर्व, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मेथड वही है कि इम्पल्स निकालने का मेथड क्या है, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। फोर्स वेरिएबल है, तो इसके लिए सिंपल इस जो कर्व मिल रहा है, कर्व के अंडर एरिया पता करना है, तो कोई फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे कि रेक्टेंगल के लिए हुआ। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक थिन स्ट्रिप लेंगे, इस कर्व के अंदर एक थिन स्ट्रिप लेंगे। ये मैंने थिन एक स्ट्रिप ले ली, इसकी थिकनेस कितनी है, dt थिकनेस है, और यहां पर करस्पॉन्डिंग फोर्स सपोज एफ है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी विल बी द एरिया ऑफ दिस थिन स्ट्रिप। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ, एफ इंटू डी टी एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल दिया। अब क्या है कि इफ द टोटल इम्पल्स फॉर द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द टाइम T1 टू T2, T1 टाइम से T2 टाइम तक जो फोर्स एक्ट हुआ उसका इम्पल्स कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ डी टी इक्वेशन आई है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखा जाए इम्पल्स ये तो डेल्टा आई होगा, है ना,
अब डेल्टा आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा आई को हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, डी आई लिखेंगे, और डी आई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आई आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो टोटल इंपल्स की वैल्यू आई आएगी। और राइट हैंड साइड में जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो t1 to t2 है, एफ डी टी। मतलब यहां पर क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू वेरिएबल गिवन होगी। सपोज फोर्स इज गिवन 2t² प्लस 5t प्लस 4, इस तरह से t की वैल्यू गिवन होगी। और हम इंपल्स निकालने के लिए टाइम लिमिट जो भी गिवन हो, 0 to 2 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड, ऐसा कुछ टाइम भी गिवन होगा न्यूमेरिकल में। तो एफ की वैल्यू तो ये लिख देंगे 2t² प्लस 5t प्लस 4 और लास्ट में इंटू dt कर देंगे। और लिमिट जो भी गिवन होगी, मान लिया 0 to 3 सेकेंड पता किया गया है लिमिट का, तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट जो गिवन है उनको रख देंगे। देन वी गेट द टोटल इंपल्स फॉर द गिवन टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, बस आपको इंटीग्रेशन इसका आना चाहिए। और इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। तो यहाँ पर जब हम इंपल्स निकालेंगे t1 to t2 का मतलब ये पूरा एरिया फिर हमें निकल जाएगा। तो जो एरिया होगा अंडर द एफ टी ग्राफ वही इंपल्स हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि हमने इंटीग्रेशन की हेल्प ली और फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन होगा हमारे पास। न्यूमेरिकल में फोर्स इस तरह से देखिए, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ है, और टाइम डिपेंडेंट फोर्स को हम इस तरह से एफ डी टी कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इंपल्स पता लग जाएगा। कहीं मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होता है ठीक उतना ही रिएक्शन हमें ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। मतलब एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, ए बॉडी बी बॉडी। फोर्स अप्लाइड बाय द बी ऑन ए, बी बॉडी ए पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम लिख रहे हैं एफ ए बी। और तो बॉडी ए क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो रिएक्शन फोर्स जो है ये हो गया एफ बी ए, यानी फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ये फोर्स एफ ए बी इज एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी ऑन बॉडी ए, एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ए ऑन बी। तो एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी जो होता है that is equal to FBA and opposite in direction. Negative sign shows the direction of the reaction force that is opposite to the action. तो ये एक्शन सपोज कर लें तो ये हमारा इधर वाला रिएक्शन हो जाएगा। हालांकि एक्शन एंड रिएक्शन प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा। कौन पहले आया डजंट मीन, यानी मीनिंगलेस है, वो साथ साथ ही प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही एक्शन है सेम टाइम रिएक्शन डेवलप होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम देखें कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं कि दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। जैसे मान लिया ये ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे, तो इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इस सरफेस का जो रिएक्शन होगा वो अपवर्ड इस ब्लॉक पर लगेगा। मतलब वेट जो है वो एक्शन हो गया है। यदि हम इसको एक्शन ले लें तो रिएक्शन जो है वो कौन लगाएगा, ये फ्लोर लगाएगा, सरफेस लगाएगा। तो इस ब्लॉक पर रिएक्शन एक्ट कर रहा है और नीचे सरफेस पर एक्शन एक्ट कर रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है,
टू डिफरेंट बॉडीज पर या ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, है ना. इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी जीरो एंड देयर कुड नेवर बी एक्सेलरेटेड मोशन. पहली बात तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि इफ दे एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे, और उस बॉडी में एक्सेलरेटेड मोशन पॉसिबल नहीं होगा. जैसा कि हम सीख चुके हैं कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस द एक्सेलरेटेड मोशन इन द बॉडी. सेकेंड है द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक सरफेस पे लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, दूसरा रिएक्शन ब्लॉक पे लग रहा है, तो कैसे कैंसिल होंगे भाई? जब वो सेम बॉडी पे लग रहे होते तब वो कैंसिल होते. तो एक्शन और रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या बॉडी. नो एक्शन अकर इन द अब्सेंस ऑफ रिएक्शन. तो चाहे कहें हम जो है इसका अपोजिट भी कह सकते हैं, है ना. इट मीन्स एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, है ना. और या फिर कहें कि नो एक्शन अकर इन द अब्सेंस ऑफ रिएक्शन. जब रिएक्ट करने वाला कोई नहीं होगा तो एक्शन हवा में तो नहीं हो सकता, है. तो एक्शन तभी काउंट होगा जब उधर से रिएक्शन भी आ रहा होगा, है ना. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर. अब हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. दे आर बेस्ड, दे कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो पहला हमने एग्जाम्पल ले रखा है बुक केप्ट ऑन टेबल. कोई बुक टेबल पे रखी गई है, सपोज दिस इज द टेबल एंड ये बुक इज केप्ट ऑन इट. तो वेट ऑफ बुक इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड रिएक्शन ऑफ टेबल इज एक्टिंग अपवर्ड. तो ये मान लिया रिएक्शन हो गया और ये एक्शन हो गया, है ना. टू डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं एक्शन और रिएक्शन, है ना. तो इस तरह से ये यहाँ पर बुक रेस्ट में है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना. मतलब ये एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर एक दूसरे को जो है नलीफाई भी कर देंगे, और दैट इज वाई द बॉडी विल बी इन द रेस्ट पोजीशन. बुक विल रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन. दूसरा है एग्जांपल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. तो हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं. तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड वी प्रेस द ग्राउंड एट सर्टेन एंगल विद आवर फीट. ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर फीट से हम सर्टेन एंगल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. प्रेस करते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलता है. डाउनवर्ड प्रेस किया और अपवर्ड सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन हुआ. सपोज एंगल, दिस एंगल इज थीटा. नाउ वी कैन रिजॉल्व दिस रिएक्शन इनटू टू कंपोनेंट्स, r cos theta and r sin theta. So r sin theta is the component of reaction in vertical direction. This component will balance the weight of the person. तो ये जो है r sin theta इज इक्वल टू हो जाएगा w, और ये r cos theta कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन r cos theta जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. This component help us to move forward. तो इस तरह से वॉकिंग पॉसिबल होती है. सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया गया है, वो है स्विमिंग का. When the swimmer swims in the water, then he has to पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ऐसे हैंड से जो है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली पुश करता है. अकॉर्डिंगली ही गेट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक्शन के अपोजिट में उसको जो है फॉरवर्ड रिएक्शन ऑब्टेन होता है. दैट रिएक्शन हेल्प द स्विमर टू मूव फॉरवर्ड टू स्विम. Next is flight of jet plane or rocket.
हमने देखा कि जो रॉकेट होते हैं, है ना, रॉकेट चाहे वो दीपावली वाले रॉकेट हो, है ना, या जो रियल वाला रॉकेट हो, तो उसमें क्या होता है कि ये गैसेज जो होती है, व्हेन दे स्विच्ड ऑन, द गैसेज comes out with certain force in the downward direction, and this rocket receive the forward force in the form of reaction. तो एक्शन के फॉर्म में गैसेज फोर्स के साथ बैक साइड में या कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, एंड उसका रिएक्शन रॉकेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्टेन होगा, जिससे कि जो रॉकेट है या जेट प्लेन है वो फॉरवर्ड मोशन में आ जाएगा। फिर है रीबाउंसिंग ऑफ द रबर बॉल। कोई रबर बॉल को जब हम स्ट्राइक करते हैं, जैसे मान लिया एक रबर बॉल है और इसको हमने स्ट्राइक किया फ्लोर पे, तो ये क्या होती है, रीबाउंस होती है। तो जो एक्शन होता है ना, एक्शन के अकॉर्डिंग भाई ये इस पे हिट करती है तो फोर्स अप्लाई करती है, और फोर्स जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन फोर्स जो है फ्लोर से मिलता है, एंड दिस बॉल गेट रिबाउंस। एंड लास्ट वन इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। तो आइस और सैंड पर हमें चलने में डिफिकल्टी क्यों होती है? सैंड पे चलें उतना फास्ट नहीं चल पाएंगे, सिमिलरली आइस पे चलें तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वी मे स्लिप ऑन द आइस। तो सैंड पर मान लिया हम मूव कर रहे हैं, तो ये सैंड है, हमने फोर्स अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, तो क्या होगा, बिकॉज दिस सरफेस इज नॉट फिक्स्ड, सैंड गेट डिप्रेस्ड या डिस्प्लेस्ड। तो एक्शन जो हुआ, एक्शन के इक्वल रिएक्शन यहां पर नहीं मिल पा रहा है, यानी जो एक्शन फोर्स अप्लाई किया गया, that force is doing certain work in displacing the sand. That is why we are not getting the reaction as per the action. तो रिएक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, क्योंकि एक्शन फोर्स इज डूइंग सर्टेन वर्क इन डिस्प्लेसिंग द सैंड। दैट इज वाई वी फील डिफिकल्ट ऑन मूविंग द सैंड, क्योंकि हमें उतना रिएक्शन ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब एफर्ट हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, और वो हमारा एफर्ट जो है गेट वेस्टेड, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्प्लेस द सैंड, बट बिकॉज इट इज लूज सो इट गेट डिस्प्लेस्ड। तो डिस्प्लेस हो गई, जिससे कि कुछ हमारा जो एक्शन था वो वर्क में सब जो कन्वर्ट हो गया है, और जिससे कि हमें रिएक्शन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। दैट इज वाई वी फील डिफिकल्ट टू मूव ऑन सैंड। So these are the few examples related to Newton's third law of motion. तो मिलते हैं एक अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।